राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सैटरडे को यानी शनिवार को 12 से 3 चक्का जाम होगा। और मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एक ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। जवाब दीजिए, आपने तो ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, अब उनको क्या हिरासत में लेके दिल्ली लाएंगे? देखिए अंजना जी, दो प्रश्न आपने पूछे। पहला प्रश्न कि चक्का जाम होगा, ठीक है, लोकतंत्र में डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है, मगर कानून और आइन को नहीं तोड़ते हुए, किसी को असमंजस में बिना डाले हुए अगर ये किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी का दंश हिंदुस्तान ने सहा है। तो ये समय बताएगा और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और बाकी पुलिस इसकी जो है रक्षात्मक कार्यवाही जरूर करेगी। प्रोटेस्ट अलाउड है इस देश में। दूसरी बात, जहां तक ग्रेटा थनबर्ग का सवाल है कि क्या एक ट्वीट से देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये कागज है, देखिए, ये टूल किट है। टूल किट को अगर हिंदी में परिभाषित किया जाए तो उसकी परिभाषा होगी षड्यंत्र का एक पिटारा। ये जो षड्यंत्र का पिटारा है, ये कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, ये पूरी तरह से एक साजिश रची जाती है। और गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को, इस षड्यंत्र के पिटारे को ट्वीट कर दिया था। मैं आपसे 10 सेकंड लेते हुए दो चार महत्वपूर्ण बिंदु, आप टूल किट के पहले पन्ने को देखेंगी तो वो 26 जनवरी से शुरू होता है। 26 जनवरी पे इंडियन एम्बेसी के सामने धरना प्रदर्शन आरंभ कर देना है और ग्लोबल अटेंशन भारत के खिलाफ आपको इकट्ठा करना है। इसके लिए जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्सेज आपको मुहैया कराया जाएगा, मतलब रिसोर्स भी इकट्ठा हो रखा है। और दूसरे पेज में क्या कहा जाता है? दूसरे पेज में कहा जाता है कि जो यूके के एमपी हैं उनको सबसे पत्राचार हो चुका है और किस प्रकार से भारत के साथ संबंध को खराब किया जाए उस विषय को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। और तो और इसमें कहा गया है इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस, वायलेंस एंड क्रूएल इंडिफरेंस फॉर मोस्ट वनरेबल सिटीजन। भारत में कोई ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को हम मच्छरों की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें किसी भी कीमत पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जो इंडिया में हो रहा है उसे रोकना है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के बिजनेस को कमजोर कर दो, जो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस है उनके बिजनेस को ठप करना है, वहां प्रदर्शन शुरू कर दो। तो आखिर ये जो षड्यंत्र का पिटारा है, ये क्या एक ग्रेटा थनबर्ग का है? बिल्कुल नहीं। ये एक ट्वीट की बात नहीं है अखिलेश जी, ये बात है उस साजिश की जो गलती से एक टूल किट उन्होंने ट्वीट कर दिया और फिर टूल किट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि इससे पूरी पोल खुलेगी। साजिश जो बुनी जा रही है हिंदुस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर, और ये याद रखिए, ये 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया हैज अ हिस्ट्री, इतिहास है हिंदुस्तान का ऑप्रेसिव देश के तौर पर, यानी एक ऐसा देश जो अपने ही लोगों पर जुल्म करता है। क्या आप इससे सहमत हो सकते हैं? ये कैसे कहा जा सकता है, आपकी साथी पार्टी आरजेडी, ये कैसे कहा जा सकता है कि एक ट्वीट से नुकसान नहीं हो सकता एक मुल्क को? अंजना जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं, मुझे बताया गया आपके चैनल के द्वारा कि ये बिल्स पे चर्चा के लिए आप चर्चा रखे हैं। बाकी ये इतनी बड़ी समस्या मुझे नहीं लगती है जिस पे चर्चा हो और आप लोग चर्चा करें इस पे। किसी ने ट्वीट किया, भारत सरकार अब उसका जांच कर रही है, एफआईआर कर दी, करे, कोई तकलीफ नहीं है। वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस धान का कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल था, जिस गेहूं का कीमत 620 रुपये प्रति क्विंटल था, क्या ये सच नहीं है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जैसे ही आई तो किसान संगठनों से मिलके बात करके और अपने बजट में पहला बार, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जब कभी बजट होता था तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल उपज का दाम बढ़ाया जाता था। लेकिन पहली बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें सीधे 550 रुपये प्रति क्विंटल से 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत किया गया था जी। 620 रुपये से गेहूं का कीमत 1240 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। ये क्या ये सच नहीं है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक केवल 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये से ज़्यादा कभी बढ़ते नहीं थे? क्या ये सच नहीं है कि पहली बार सीधा दुगना करने का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया एमएसपी का? उसका जवाब है आज भी, जो भी वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए फिर वो वहीं चले गए। ठीक है, संबित जी, जो 2 लाइन कार्रवाई का करनी जवाब है आप भारत सरकार की तरफ से करिए ना, उसमें वो दौर केसी त्यागी जी ने भी देखा है। 2 लाइनों में और खेती की बड़ी अच्छी जानकारी है त्यागी जी की, वो बता देंगे जल्दी से। संबित जी जल्दी से।
इन्होंने एमएसपी को दुगुना करने वाली बात कही और इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को देने की कोशिश की। याद कीजिए 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, 2006 से अभी तक उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2016 में 1.5 टाइम्स एमएसपी को बढ़ाया, खुद स्वामीनाथन जी ने न केवल ट्वीट करके अपितु एक आर्टिकल लिख के कहा कि जो मेरे सपने थे उन सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। स्वामीनाथन कमेटी को मनमोहन सिंह ने लागू किया था, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कृषि का थोड़ा भी जानकारी ठंडे बस्ते में पड़े रहे सर सारे रिकमेंडेशंस। त्यागी जी बोलिए। कृषि का जानकार मैं राहुल गांधी से ज्यादा हूँ, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ज्यादा हूँ कृषि का जानकार। त्यागी जी वही कर रहे हैं, झूठ के सहारे पार्टी ही चलती है, चलाइए, लेकिन त्यागी जी आवाज आ रही है? जानकारी सहारा ही नहीं है, छोड़िए ना, बेसहारा पार्टी चल रही है। नहीं, मुझको आवाज खूब आ रही है। मैं बोलना तब शुरू करूं जब दोनों मेरे मित्र बोलना बंद करें। ठीक है, दोनों मित्र अब चुप हुए हैं, बोलिए। अंजना जी हाँ। आप बोलें। ये कोई 2, 4, 6, 7 साल की लड़ाई नहीं है, ना 2, 4 साल का शोषण है। ये सदियों से गांव, किसान और खेती, ये किसी के एजेंडे पे नहीं रही है। 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है, उस समय कृषि पर 35% जो है बजट एलोकेट होता है और उद्योग पर होता है 15%। दूसरी योजना आते हुए, तीसरी योजना आते हुए सारी प्राथमिकताओं की अदला बदली हो जाती है। कृषि हो जाती है 15% पर, जिस पर 50% से ज्यादा लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं, और एग्रीकल्चर के बजाय सारा स्ट्रेस हो जाता है उद्योगों पर। और पंडित नेहरू का 1964 में पार्लियामेंट के अंदर बयान है कि हमने कृषि की उपेक्षा की, जिसकी वजह से गांव पिछड़ गए, खेती पिछड़ गई, किसान पिछड़ गए। उसके बाद हमारी लड़ाई कोई इसकी खाली एमएसपी की नहीं है, किसानों की। हम तो पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। दाम कौन तय करेगा? दाम कैसे तय करेंगे? अब कार मालिकों ने कहा है कि 50,000 रुपए हम बढ़ाएंगे कार पर, चूंकि जो रॉ मटेरियल है, चाहे कॉपर है चाहे स्टील है, उसके दाम बढ़ गए हैं। हमारे भी बिजली के दाम बढ़ गए, हमारे पेस्टिसाइड के बढ़ गए, हमारे इंसेक्टिसाइड के बढ़ गए, और पेट्रोल डीजल अपने अंतर्राष्ट्रीय 70 साल के रिकॉर्ड पर है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन तय करेगा? एक जो उद्योग में चीजें तय हो रही हैं, हाँ, उसका दाम तो मालिक तय कर रहे हैं। उन्होंने एमआरपी लिख दिया, जिससे 1 नया पैसा कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा, देश की संसद के द्वारा जो एमएसपी घोषित हुई है, वो हमको क्यों नहीं मिलती? जब आपने एमआरपी के लिए कानून बनाया तो हमारी एमएसपी के लिए भी कानून बनाइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, वो सब कुछ भी सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसानों का ये आंदोलन? या आप सहमत हैं सांसद अखिलेश जी से? बेनीवाल साहब जी, ये जो आज जो चर्चा हो रही है डिबेट के अंदर, आपने हमें लाइव में बुलाया, तो हमें यही जानकारी दी गई थी कि आपको किसान आंदोलन पे आना है। मैं लोकसभा की कार्रवाई छोड़ गया हूँ बीच में। मैं तो इतना ही इसके अंदर कहूँगा कि भारत विरोधी गतिविधियाँ कोई भी हो, चाहे उनके, तो हर हिंदुस्तानी उसका विरोध करेगा और जांच भी होनी चाहिए। लेकिन किसानों का जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, उसे किसी बारी ट्वीट की आवश्यकता नहीं, किसी बारी ताकत हमें मदद करे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम किसान के बेटे हैं, हमारी लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। आज 71 दिन हो गए, 100 से ज़्यादा शहादत दे दी। और 26 जनवरी की जो घटना हुई थी, निश्चित रूप से उस घटना के अंदर जो भी असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ हमने निंदा उसी दिन करी थी। और बड़े आंदोलनों के अंदर ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती है, लेकिन किसान डटा हुआ है शांतिपूर्वक तरीके से। और ये क्या जो हनुमान जी कह रहे हैं उसमें दम है? उनका कहना है कि आप डरा डरा कर कि ये साजिश हो रही है, वो साजिश हो रही है, आप किसान आंदोलन को नहीं दबा सकते हैं। वुनर साहब। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो लोक राज लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनता है और लोगों के लिए काम किया जाता है। ये जो कानून है, 3 जो एग्रीकल्चर लॉज है, जब ये ऑर्डिनेंस आया, हम इनके साथी थे, बड़े पुराने 30 साल पुराने साथी थे बीजेपी के, और बड़ा विश्वास था आप में, अनकंडीशनल थे। हमने बोला इनको
कि ये ऐसे ना बनाएं, इन पे लोगों को आशंका है, उनको बुलाइए, जिन लोगों को इतराज़ है उनके सुनिए, सुनने के बाद बनाइए। जी तो हमें भरोसा दिया गया कि जब बिल आएगा तब हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन बिल आने के वक्त भी हमने 3-4 मीटिंगें बीजेपी के प्रधान से, इनके मिनिस्टरों से, सबसे की लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। आज प्रॉब्लम जहाँ तक आ गई है, उसके बाद 11 मीटिंगें हो गई। अब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं नुकसान नहीं करना चाहता, मैं किसान, मेरा देश का प्यारा किसान है, देश की तरक्की के लिए योगदान है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज इस प्रॉब्लम को किसी लॉ एंड ऑर्डर या किसी दूसरे तरीके से ना देखिए। हर एजिटेशन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो उसको गलत साइड पे ले जाने करता है, लेकिन किसान शांति से बैठे हैं।